हेलो। हेलो। हाँ हाँ, शुरू किया जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अनीता जी और आप सभी श्रोताओं को CWDS की तरफ से वेलकम। अनीता भारती इससे पहले भी एक बार संवाद कार्यक्रम में यहाँ आ चुकी हैं सेंटर में। वे चर्चित कहानीकार, आलोचक और कवित्री हैं। दलित स्त्री प्रश्न पर निरंतर लेखन कर रही हैं। इसके साथ ही वो एक्टिविस्ट भी हैं। अनीता जी कुछ समय तक अपेक्षा पत्रिका की उपसंपादक रही हैं। इसके अलावा उन्होंने युद्धरत आम आदमी के विशेषांक, स्त्री नैतिकता का तालिबानीकरण और स्त्री काल के विशेषांक, दलित स्त्रीवाद का अतिथि संपादन भी किया है। इनकी प्रमुख प्रकाशित किताबें इस प्रकार है: आलोचना पर, समकालीन नारीवाद और दलित स्त्री का प्रतिरोध। इनके कविता संग्रहों का नाम है एक थी कोटे वाली, एक कदम मेरा भी और रुखसाना का घर। इसके अलावा इन्होंने यथास्थिति से टकराते हुए श्रृंखला का भी संयुक्त संपादन किया है। सावित्रीबाई फुले की कविताओं का संपादन करने के साथ साथ ही इन्होंने अपनी आत्मकथा छोटे पन्नों की उड़ान भी लिखी है। अनीता जी को राधाकृष्णन शिक्षक पुरस्कार, इंदिरा गांधी शिक्षक सम्मान, दिल्ली राज्य शिक्षक सम्मान, दलित आदिवासी पत्रिका द्वारा बिरसा मुंडा सम्मान, दलित साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी द्वारा वीरांगना झलकारी बाई सम्मान और रमणिका फाउंडेशन द्वारा सावित्रीबाई फुले सम्मान, और यही सम्मान स्त्री काल पत्रिका के द्वारा भी मिल चुका है। अनीता जी, आप अपना व्याख्यान। बहुत शुक्रिया विजय। सबसे पहले तो मैं सेंटर फॉर वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज़ादी के। नहीं आ रही मैम। अरे नहीं, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। मेरी आवाज नहीं आ रही विजय? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। या वी कैन हियर यू। आ रही है ना? हाँ सॉरी। तो पहले तो मैं CWDS का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मौके पे आमंत्रित किया, जबकि अभी 14 अप्रैल अभी बीता है और बाबा साहब का जन्मदिन गया है। और ये महीना हम लोग एक तरह से दलित हिस्ट्री मंथ बनाते हैं। तो आज का विषय भी उसी से संबंधित है। मैं CWDS के सभी साथियों को नमस्कार करते हुए अपना बात रखती हूँ, और मेरे साथ जो हमारे साथी जुड़े हैं श्रोता, उनको भी नमस्कार। तो जैसे कि हमारा आज का विषय जो है वो आजादी के 75 वर्ष और दलित स्त्री। विषय बहुत खुला हुआ है, हम किसी भी तरीके से दलित स्त्री के विभिन्न पक्षों में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इतिहास में जाते हुए अपना वार्तालाप शुरू करूंगी। मेरा ये मानना है कि अगर हम जब दलित स्त्री की बात करते हैं तो पहला कालखंड जो उसका आता है वो बुद्ध काल से मैं मानती हूँ। और हम ये सभी जानते हैं कि दलित स्त्री की जो स्थिति है, दलितों में भी दलित स्त्री की स्थिति जो है बहुत खराब है। 2500 साल जो हम कहते हैं कि 2500 जो जाति व्यवस्था के चक्र में पिसी हुई दलित स्त्री सबसे ज्यादा निचले पायदान पे खड़ी है। और लेकिन निचले पायदान पे होने के बावजूद भी उसने बोलना नहीं छोड़ा, उसका जो है वो स्वर रहता है। बुद्ध काल में भी एक हमारे पास 2 थेरियां आती हैं, एक तो सुमंगला आती है, और सुमंगला जो है वो छाते बनाने वाले की बीवी है, और जो कि जो अपने पति से बहुत तंग है। एक तो जाति व्यवस्था की चक्की में पीछे, दूसरे घरेलू हिंसा की भी शिकार है। वो इस सब बंधनों को तोड़ करके बुद्ध के आश्रम में जाते हैं, और एक हमारे सामने आते हैं पूर्णिमा तेरी, जो कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से जिसमें नजर आता है कि वो जो है वो एक दासी है और निम्न वर्ग की है। और वो जाकर के उसकी कविताएं हैं कुछ बड़ी पावरफुल, 2 कविताएं उसको वो कहती है अपनी कविताओं के माध्यम से कि भरी सर्दी में मुझे पानी में उतरना पड़ता है, और पानी में उतर के और मेरी स्वामियों के डर से, अपनी मालकिनों के डर से मैं भरी सर्दी में
कड़कती हुई सर्दी में पानी भरने जाती हूँ और उनको लाती हूँ। और इसी समय उनका एक और बड़ा सुंदर जो है, बहुत सुंदर उनकी बात है कि जब वो पानी भरने जाती हैं तो वहां देखती हैं कि एक जो है ब्राह्मण नहा रहा है, और मुझसे पूछती है कि मुझे तो अपनी मालकिनों के डर से आना पड़ा कि अगर मैं नहीं पानी भर के ले जाऊंगी तो मुझे प्रताड़ित करेंगी, लेकिन हे ब्राह्मण तुम क्यों इतनी ठंड में और सर्दी में पानी में खड़े हो? तो ब्राह्मण कहता है कि ताकि मुझे मोक्ष मिले, और मैं इसलिए जो है वो सर्दी में। तो वो कहती है कि अगर मोक्ष मिलना है तो फिर इसमें सारे जो केकड़े कछुए मछलियां सबको भी मिल जाएंगे। तो जो एक तर्कशील जो स्त्री है, दलित स्त्री, उसका सर्वहार रहता है। इसके आगे हम चलते हैं तो हम ये पाते हैं कि 12वीं शताब्दी में कश्मीरी कविता की जनक ललदे हैं। कश्मीरी कविता की जनक माना जाता है। वो मेतर जाति की स्त्री थी और उनकी कविताएं बड़ी पावरफुल है। अगर हम पढ़े तो उन्होंने वाक लिखे, 4-4 कविताओं की पंक्तियां लिखी, और उसमें वो जो है वो एक तरह से देखेंगे कबीरदास की तरह उनकी कविताएं हैं। और इससे भी आगे जब हम चलते हैं तो कश्मीर में 16वीं शताब्दी में हमें जो है वो रामी चंडीदास कवित्री हैं, बंगाली कवित्री हैं, उनकी कविताएं मिलती हैं। और लेकिन जो उनके पति हैं वो एक बहुत फेमस वैष्णव कवि है चंडीदास। तो बहुत सारी कविताएं उनकी उसमें समाहित हो गई। और अगर हम रामी की भी कहानी पढ़े तो धोबी जाति की औरत थी, और बड़ा उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज के कारण उन्हें बहुत झेलना पड़ा, और शादी के दिन उनको मार पीट के रोका गया कि वो शादी ना करे, लेकिन वो अंततः पहुंची। और इसी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो जनाबाई है वो उसको देखे दलित संत कवित्री के तौर पे तो बड़ी सशक्त कवित्री है, और वो अपनी आवाज उठाती है। और वो ये कहती हैं कि उनकी कविताएं पढ़े तो वो ये कहती है कि मेरा सर से पल्लू गिरता है, कंधे से पल्लू गिरता है तो गिरने दो, मैं खुले तौर पे बाजार में जाऊंगी। और यही नहीं, वो कविता के माध्यम से, जितनी ये दलित संत कविताएं अपनी कविता के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति देती हैं। और जनाबाई कहती है कि जो विठोबा है यानी कृष्ण, वो मेरे साथ आके कूड़ा उठा रहे हैं या मेरे साथ मंदिर का आंगन बुहार रहे हैं, वो मेरे साथ झाड़ू लेके चल रहे हैं। तो उनकी अभिव्यक्ति उस तरह की है। और इसी में हम एक और संत कवित्री पाते हैं, सोयराबाई, जो कि चोखा मेला की पत्नी है। बहुत ही उनकी कविताएं बिल्कुल डिफरेंट, और कहा जाता है वो वाल्मीकि मेतर जाति की थी, और उनको मंदिर के सामने वो खड़ी रही, उनका परिवार, लेकिन उनको नहीं घुसने दिया। तो इसमें विरोध में उनकी जो कविता है वो ये कहती है कि तुम हमें मंदिर में मत घुसने दो, लेकिन जो विठोबा है, जो कृष्ण है, वो तो स्वयं हमारे घर चल के आ गया, उसने मेरे घर का जो खाना है वो खाया है, उन्होंने मेरे बच्चे का नाम भी रखा है। तो एक तरह से हम ये देखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में, खराब परिस्थितियों में जब उनको बहुत प्रताड़ना मिल रही थी, उस परिस्थितियों में भी वो हिम्मत और जज्बे के साथ खड़ी रहती है। और जो तरीका उनको समझ में आता है, चाहे वो भक्ति का तरीका हो, चाहे कविता का तरीका हो, चाहे आर्गुमेंट का तरीका हो, वो उस तरीके को अपना के अपनी अभिव्यक्ति देती है। इसके बाद मैं जो अगला पड़ाव मानती हूँ दलित स्त्रियों के जीवन बदलने वाला, वो सावित्रीबाई फुले का है। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, हम सभी जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया दलित स्त्रियों की दशा सुधारने में, शायद वो एक बहुत ही अतुलनीय काम है। जब उन्होंने एक के बाद एक 16 स्कूल खोले और उसमें जो दलित बच्चों को उन्होंने भर्ती किया और उसमें उनको पढ़ाया। उसी में एक उनकी स्टूडेंट जो है मुक्ता साल्वे, जो कि दलित जाति की बच्ची थी, जो उसका एक भाषण है 3000, तीसरी क्लास की बच्ची ने 3000 शब्दों का एक भाषण लिखा, जिसमें उन्होंने पेशवा के काल के जो अत्याचार थे, जो बहुत ही क्रूर अत्याचार थे, उसकी पोल खोली है, और वो उस समय के अखबार में छपे। तो हम समझ सकते हैं कि जो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जो स्कूल चला रहे थे, वो कितने पावरफुल थे कि एक तीसरी क्लास की बच्ची बड़े सुंदर, बड़े पावरफुल तरीके से, बड़े आक्रामक तरीके से उसको वो दर्ज करते हैं 3000 शब्दों में, और उसको हम पहली आधुनिक काल की पहली दलित महिला राइटर उसको मानते हैं, जिसने वो 3000 शब्दों का निबंध लिखा। इसके भी अब हम आगे जाते हैं तो हमारे सामने जो एक टर्निंग पॉइंट आता है वो होता है बाबा साहब का टर्निंग पॉइंट, जिसमें बाबा साहब का जो पूरा मूवमेंट है, जो दलित आंदोलन है, बाबा साहब जिसमें एक नायक बन के उभर के आते हैं, और जो पूरे दलित समाज के जो महिला और पुरुष और उनका जो
पूरे व्यवस्था पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं हिंदूवादी व्यवस्था पर, उसमें अम्बेडकर के साथ बहुत सारी औरतें जुड़ी, बहुत महिलाएं जुड़ी, चाहे वो काला राम मंदिर का सत्याग्रह हो, चाहे वो चावदार तालाब के पानी पीने की बात हो, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे फिर वो बौद्ध धर्म अपनाने की बात हो, सब जगह उनके साथ जो थी हजारों की संख्या में महिलाएं जुड़ी। बल्कि जब चावदार तालाब के पानी की बात थी, तभी एक महत्वपूर्ण जो घटना घटी है जिसमें मनुष्य स्मृति को दहन किया गया और उसमें बहुत सारी महिलाएं शामिल थी और उसमें उन्होंने बहुत उनके साथ हिंसा भी हुई, सामाजिक हिंसा भी हुई कि जो उस समय जो चावदार तालाब का पानी नहीं पीने देना चाहते थे, जो पूरा सवर्ण समुदाय इकट्ठा हो गया था, उन्होंने मारपीट भी की और औरतों को भी मारा पीटा। इसके बाद काला राम मंदिर की तो एक बड़ी ही प्रसिद्ध घटना है। मैं चावदार तालाब से एक बात बताना चाहूंगी कि जो चावदार तालाब के बाद से जुड़ी हुई है कि जब काला राम मंदिर का सत्याग्रह चला, काला राम मंदिर में प्रवेश की बात चली, तो महिलाएं जो थी वो बड़े टिक गई और एक महिला जिसमें कि जिसका 1 साल का बच्चा था वो भी टिकी रही और जब वो अंदर घुस रहे थे तो पुजारी ने उसको धक्का दिया तो पुजारी को थप्पड़ लगाती है खींच के। ये एक हमारी जो मीनाक्षी मून और उर्मिला पवार की जो किताब है हमने भी इतिहास गढ़ा, उसमें इस स्त्री का जिक्र मिलता है कि उस समय बहुत सारी औरतें जो थी वो जेल में गई और उसके बावजूद उन्होंने उस सत्याग्रह से जो था। लेकिन इसी बीच में एक घटना घटी जो कि जब हम अम्बेडकर की जीवनी Madam, you are muted. Hello. Bharti ma'am, you are muted. सॉरी, मैं म्यूट कैसे हो गई थी? तो नहीं, तो उसी में एक हमारे साथी आते हैं, 19 साल का युवक जो बाल गंगाधर तिलक का बेटा था और जब काला राम मंदिर में प्रवेश का मामला चल रहा था तो वहां पर क्योंकि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और रात को जो था वो बैठक होती है और वो कहते हैं कि अगर वो मंदिर में घुसेंगे तो हम उनको रोकेंगे। बाल गंगाधर तिलक के बेटे को लगा, जो कि 18-19 साल हो सकता है, उससे भी छोटा हो, कि ये एक शांतिपूर्ण होगा। लेकिन जब रात को बैठक होती है और उसमें अंबेडकर को मारने का प्लान बनाते हैं तो वो लड़का आकर के अंबेडकर को बोलता है कि आज आप यहाँ मत जाइए और आपकी जान को खतरा है, और इस तरीके से तय किया गया। लेकिन वो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि अगर मेरे को इस तरीके से खतरा है तो आज मैं नहीं रुकूंगा और मैं जरूर जाऊंगा। और वहां पर उनपे हमला होता है, उनको खींच के जो पत्थर मारा जाता है वो उनके कान पे लगता है और कान से खून बह जाता है। तो इस तरह की घटनाएं होती है और मुझे लगता है कि जो बाल गंगाधर तिलक का बेटा बाद में उसका कहीं इतिहास में नाम नहीं, इतिहास में उसका बच्चे का नाम नहीं आता, लेकिन वो बाद में सुसाइड करता है और वो बाबा साहब उस पर कहते हैं कि एक बहुत अच्छी प्रतिभा हमारे समाज से चली गई। तो इस तरह के लोग भी रहे हैं। और जो बाबा साहब का आंदोलन था जो जिसमें कि वो हमेशा उनके बारे में कहा जाता था कि जो मीटिंग लेते हैं, वो जो मीटिंग लेते थे महिलाओं की अलग से मीटिंग लेते थे, उनके साथ उनकी जो पत्नी थी रमाबाई, वो दोनों साथ जाते थे और बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिसमें वो बताते हैं कि मीटिंग के बाद महिलाओं की मीटिंग में वो उनको तरह तरह के उनके जो मुद्दे होते हैं, जैसे कि साफ सफाई का मुद्दा हो गया, बच्चों को पढ़ाने लिखाने को हो गया, या शादी विवाह, इस तरह की चीजें बातचीत किया करते थे महिलाओं से। और एक सभा में जैसे कि दलित महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी हमेशा से ही, क्योंकि उनका किसी भी साधनों पे अधिकार नहीं था, खेती पे नहीं था, मजदूरी उनको मिलती नहीं थी जाति के कारण, और उनको गंदे घिनौने कामों में इन्वॉल्व होना पड़ता था। तो बाबा साहब जो थे वो डॉक्टर अम्बेडकर उनको हमेशा, और रमाबाई और भी जो उस समय के साथी थे, वो ये उनको तरीके बताते थे कि किस तरीके से हमें एक जोड़ी कपड़े में ही साफ रहना है, हमें बच्चों की एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी समय जो है वो एक दृष्टि मिलती है जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर के जो विचार है वो ये कहते हैं कि जितना जो शादी का अधिकार है, जितना लड़के को लड़की देखने का अधिकार है, उतना ही लड़की को लड़के देखने का भी अधिकार है। अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। और वो ये कहते हैं कि
जो है वो शादी में जीवन साथी होता है, दोस्त होता है। अगर पति पत्नी से ज्यादा अच्छा रिश्ता होता है दोस्त होने का। तो इस तरह की बातें वो करते हैं। और इसी समय जो दलित महिलाओं के बहुत बड़े बड़े समूह बनते हैं और अखिल भारतीय महिला दलित महिला संघ बनता है, जिसमें कि इस तरह के काम होते हैं कि लड़कियों को, दलित लड़कियों को जो है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सक्षम बनाया जाए, उनको लाठी चलाना और उनको ये इस तरह के कैंप लगते हैं। और जहां पर भी तरह तरह से जो जब भी कोई मीटिंग होती है दलित मूवमेंट के, दलित इशू से रिलेटेड, वहाँ बच्चियां जो थी वो गाना गाती थी या गीत प्रस्तुत करती थी या अपना भाषण रखती थी। ये सब उस समय 1925 के बाद ये सब शुरू हो चुका था। तो इसी में हम देखते हैं कि जब बाबा साहब, जब कानून मंत्री, जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाते हैं तो उसका बड़ा विरोध होता है। और अभी तक जो वो महिलाओं के बारे में सोच रहे थे, दलित और गैर दलित महिलाओं के बारे में, उस सपने को वो संविधान के माध्यम से पूरा करते हैं, हिंदू कोड बिल लाते हैं, जिसमें कि वो ये सब जो बातें हैं कि औरतों को पुरुषों के बराबर अधिकार है, उनका जो है सब तरह का स्टेटस बराबर होगा, एजुकेशन से लेके आर्थिक स्थिति से लेके सब तक। नौकरी में जहां पर भी वो नौकरी करेंगी वहां पर उनको मातृत्व अवकाश मिलेगा और जो है उनको पालना घर होगा वहां पर। तमाम तरह की चीजें, मजदूरी एक होगी, स्त्रियों को भी पुरुष के बराबर अधिकार होंगे, इज्जत होगी, समानता होगी। तो ये बाबा साहब की देन है। और उससे भी बढ़ के जो प्रॉपर्टी राइट है कि औरतों की स्थिति बुरी क्यों है, क्योंकि उनको एक तो दान की वस्तु माना जाता है और उनको दे दिया जाता है। अगर उनके पास अपना कुछ हो, प्रॉपर्टी राइट हो, पुश्तैनी जमीन में भी उनका हिस्सा हो, लड़की को लड़के के बराबर हो, तो शायद उनकी स्थिति बेहतर हो पाएगी। और इस पे एक बड़ी बहस चलती है। आप देखिए कि संविधान सभा में, पार्लियामेंट में पूरी बहस चलती है कि किस तरीके से औरतों को उनके अधिकार ना दिए जाए। और बाबा साहब के साथ जो है उनकी जो दुर्गाबाई देशमुख और राजकुमारी अमृत कौर और ये सब खड़ी होती है उन हिंदू कोड बिल के समर्थन में। बाबा साहब के साथ पूरी 5-7 महिलाएं खड़ी होती हैं कि हिंदू औरतों को उनके अधिकार देने होंगे। और इसमें ही एक और जो घटना है कि वो उनके घर पत्थर तक पड़े इस बात में, और बहुत जो कट्टरवादी लोग थे वो खड़े हो गए। इवन प्रगतिशील लोग जो कहलाते थे उन्होंने भी अलग तरीके से बात की कि तुम जो है वो, अगर हम इस तरीके से प्रॉपर्टी राइट देते हैं तो संयुक्त परिवार टूट जाएगा, औरतों का अधिकार, हम विवाह का अगर जो है जिस तरीके से पहले विवाह होते थे, एक आदमी ऊंची जाति का वो अनेक औरतों से विवाह करता था। और करने का कारण ये था क्योंकि भाई पंडिता रमाबाई अपनी किताब में इसका स्पष्टीकरण देती हैं कि अपनी जाति को बनाए रखने के लिए लड़की वाला भी छोटी उम्र की बच्ची सौंप देता था, और वो जो है व्यक्ति चाहे एक बार शादी करके कभी वापस ना लौटे, लड़की घर में रहती थी, वो घर का तमाम काम करती रहे, लेकिन माँ भी संतुष्ट है कि हमने किसी नीची जात में नहीं भी आया, और लड़की घर के काम में पूरा घर, भात पकाना, ये करना वो करना, वो सब करती रहती थी। मतलब बिना उसका लेबर, बिना पैसे का लेबर महिला के रूप में उनको पूरे परिवार को मिल जाता है, और जात भी बच जाती है, इज्जत भी बच जाती है। तो बाबा साहब ने इसी तरह की औरतों को जो देखा कि कितनी दुर्दशा है हिंदू औरतों की, और इसलिए हिंदू कोड बिल लाए। लेकिन बहुत सारे हमारे जो उस समय के जो थे उन्होंने विरोध में चलाया कि ये जो है पश्चिमी सभ्यता से ग्रसित है, परिवारों को तोड़ना चाहता है। लेकिन जो एक अच्छा सपना, तो एक अच्छा समाज की कल्पना तो वही हो सकती है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हो। तो एक और एक प्रगतिशील सज्जन जो उन्होंने बड़े मीठे बड़े ही अच्छे शब्दों में लिखा, किसी ने कटु भर्त्सना की, किसी ने मीठी भर्त्सना की, किसी ने दबे शब्दों में कहा। एक ने कहा कि बाबा साहब जो है वो औरतों और स्त्रियों को जब विवाह में समान अधिकार देते हैं तो इसका मतलब ये है कि माता पिता का रोल यहाँ कम हो जाएगा। वो विवाह को स्त्री पुरुष के रिश्ते को महत्व दे रहे हैं, ना कि माता उनको बच्चे पैदा करने वाला माता पिता का रूप देना चाहते, रोमांटिसाइज कर रहे हैं वो रिश्ते को। तो इस तरीके से ऐसे तर्क भी आए। तो लेकिन और ये हिंदू कोड बिल पूरा पास नहीं हुआ, और इसमें धीरे धीरे जो था वो कुछ हिस्से इसके पास हुए, कुछ नहीं हुए। और जब नहीं हुए तो बाबा साहब ने कह के रिजाइन दिया कि ऐसा लगता है जैसे कि बच्चा होने से पहले ही उसकी भ्रूण की हत्या कर दी गई। इस तरीके से हिंदू कोड बिल की हत्या कर दी गई। और अभी
इतने समय बाद धीरे धीरे जो हिंदू कोड बिल में जो रखे थे कानून, अब वो धीरे धीरे पास हो रहे हैं। पिछले दिनों जो आया कि परिवार की मुख्य लड़का लड़की हो सकती है प्रॉपर्टी राइट में, ये सब धीरे धीरे जो उनके द्वारा रखे गए कानून ये पास होते रहे। आजादी के बाद जब एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो है बौद्ध धर्म। मैं इसलिए दलित महिलाओं के संदर्भ में इसका जिक्र करना चाहती हूँ कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाले अकेले अंबेडकर उस विचारधारा को मानने वाले उसको मतलब लादने वाले मैं कहूंगी अंबेडकर नहीं थे। वो एक सामूहिक सहमति बनी थी और उसमें दलित महिलाओं की खूब भागीदारी थी और खूब आर्गुमेंट है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स उठाएं तो पढ़ सकते हैं जिसमें दलित महिलाएं उनको कहती हैं कि हमें कोई ऐसा धर्म नहीं चाहिए जिसमें हमें पति के नाम पे कोई चिन्ह पहनने पड़े, चाहे वो मंगलसूत्र हो चाहे ये हो, और हमें इस तरह से जो औरत को गुलाम बनाने वाली चीज वो नहीं चाहिए। सर ना ढकना पड़े, हमें घूंघट ना उगाड़ना पड़े, हमें ढकना ना पड़े। ये पूरा दलित महिलाओं का एक चलता है कि क्या कोई ऐसा धर्म है जिसमें इन सब चीजों की मनाही हो, जो कि जिसमें कि पति को ईश्वर ना माना जाए, ये ना माना जाए। बहुत सोच विचार के बाद ये बौद्ध धर्म जब तय हुआ तो इसमें दलित महिलाएं भी शामिल थी इस सहमति में, और इसके बाद ही बौद्ध धर्म अपनाया गया। इसके बाद में कुछ जो है ये डॉक्टर अम्बेडकर के समय के बाद जब मैं चलती हूँ थोड़ा, तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि वो महिला आंदोलन का समय है, वो पूरा जो है वो उसके कुछ समय बाद 56 के बाद एक महिला आंदोलन की जो है वो धीरे धीरे एक तैयारी होती है। और मथुरा रेप केस से जो महिला आंदोलन की जो नींव पड़ती है, हालांकि मथुरा आदिवासी बच्ची थी और उसके बाद गैंग रेप हुआ था और उसका जो जजमेंट था वो बहुत उल्टा था कि जिसमें कि ये मथुरा जो थी हैबिचुअल थी और ये रेप नहीं हो सकता और ये सब था। तो इसमें बहुत पूरे भारत की महिलाएं इकट्ठी हुई और इकट्ठे होने के बाद जो जब हमारा ये महिला आंदोलन आगे बढ़ता है तो उनके मुद्दों में कभी भी जो है वो एक तो दलित एक तो जाति के खिलाफ कभी कोई उस तरीके से स्वर नहीं उठता, बल्कि मैं इस बात को जो हमारी एक बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत रही है जायबाई चौधरी जो भारत की पहली महिला कुली और जिन्होंने जो चोखा मेला स्कूल भी खोला। और जब एक बार क्या हुआ, जब अखिल भारतीय महिला संघ बना तो उसमें जायबाई चौधरी अपने एक सहेली के साथ आमंत्रित थी। तो वो महिला संघ था वो इसलिए कि महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार हो, लेकिन उसमें जायबाई चौधरी और उनकी मित्र को खाने का जब समय आया तो उनको अलग से बैठा के खाना दिया गया, छूआछूत बरता गया उनके साथ। तभी जायबाई चौधरी ने कहा आज से तुम्हारा आंदोलन अलग और हमारा अलग, क्योंकि तुम अपने मन से जाति की भावना कभी निकाल ही नहीं सकते। तो जो पूरे अगर हम स्त्रीवादी आंदोलन का अगर मूल्यांकन करते हैं तो अगर हम चाहे इतिहासकारों की बात ले, चाहे आंदोलन कर्मियों की बात ले, चाहे नेतृत्व की बात ले, लेकिन हम ये पाते हैं कि दलित महिलाओं की समस्याओं को कभी उस तरीके से नहीं उठाया गया। और अगर उठाया जाता तो जो दलित महिलाओं की जो स्थिति है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे असंगठित क्षेत्र में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे वो लेखन में ही क्यों ना हो, उनकी स्थिति अभी भी वही है और बदली नहीं है। एजुकेशन में अभी एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई थी, मैं आपको बताती हूँ, जिसका कि बहुत शोर भी हुआ था, टर्निंग प्रोमिसेस इनटू एक्शन जेंडर इक्वलिटी, जिसका एक उसमें एक फैक्ट आया था कि जो दलित महिलाएं हैं वो सवर्ण महिलाओं से 14.6 कम जीती है, मतलब 14.5 साल कम जीती है। अगर एक महिला 54 साल जीती है सवर्ण महिला, तो दलित महिला 39 साल जीती है। और इसका कारण जो है वो, इसका कारण अगर हम खोजें तो हम ये पाएंगे कि क्योंकि वो दलित समुदाय को बहुत समय से शिक्षा से, स्वास्थ्य से, हर चीज से, रोजगार से, हर तरीके से उसको उसकी जाति के कारण महरूम रखा गया और इसीलिए वो इन सब चीजों की शिकार रही। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि सवर्ण महिला के लिए भी 54 साल कम है जीना, और पहले तो हमारी लेकिन उसके मुकाबले ये तो बहुत ही कम है, 15 साल लगभग कम होना। तो हम ये देखते हैं कि एजुकेशन में जो दलित महिलाओं का दर है, बिहार का एक बार मैं पढ़ रही थी कि वहां पर केवल जो है वो दलित महिलाओं की शिक्षा का दर 11% है, जबकि
दूसरी महिलाओं का ज्यादा है, या पुरुषों का तो उससे कहीं ज्यादा है। ऐसे हम स्वास्थ्य में देखें तो सबसे ज्यादा जो एनेमिक औरतें होती है वो दलित औरतें पाई जाती हैं। उनके गरीबी के कारण, खान पान के कारण, उनके जो रहने का जो क्योंकि सारी चीजें जाति और अर्थ से जुड़ी है, तो दोनों से ही वो दोनों में ही उस तरीके से उसके साथ ना तो उसका रोजगारों में वो लोग किसी तरह के रोजगार में समर्थ है, और ना ही उनके पास जो है वो जो जाति से वो हीन समझी जाती है। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी चीज को उठा ले, चाहे वो एजुकेशन ले, चाहे वो असंगठित क्षेत्रों में कृषि ले, या जो मजदूरी, जो घर बनाने का मजदूरी, और भी कोई, या हम जातिगत पेशे को ले, सफाई का जो काम है जो कितना अनहाइजीनिक है, कि दूसरों के टॉयलेट को उठाना, साफ करना, उनको ले जाना, या फिर जो देह व्यापार है जिसमें कि चाहे वो बाछड़ा हो, चाहे जो भी हो, उनमें दलित महिलाओं की जिस तरीके से उसमें वो उनको जबरदस्ती धकेला जाता है, उसके कारण उनकी हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। हेल्थ पे, उनकी वर्किंग कंडीशन पे, उनकी प्रोग्रेस पे, उनकी उपलब्धि पे, सब चीज पे इसका असर पड़ता है। बल्कि जो अभी जो आंकड़े, अगर हम आज के भी आंकड़े दिखाए, 2019 के भी आंकड़े उठाए, तो दलित महिलाओं के ऊपर अत्याचार में 7.2 की वृद्धि हुई है, मतलब बढ़ गए हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि हम आजादी के 75 साल में रह रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में अभी भी बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जाति बंधन टूटने चाहिए थे, जो जाति व्यवस्था नष्ट होनी चाहिए थी, वो और मजबूत हो रही है। वो और जो सामंतवाद, जिसकी जकड़बंदी को टूटना चाहिए था, जिस जाति व्यवस्था को टूटना चाहिए था, भेदभाव को टूटना चाहिए था, वो और जकड़बंदी पे हो रहा है। अब अभी मैं कुछ पिछले ही 2-3 साल के उदाहरण ले लूं, जिस तरीके से 2015 में आपको पता होगा कि डंगावास में जो दलित जो लोग थे, मेघवाल लोग, उनपे जो अपर जाति के लोगों ने ट्रैक्टर चलाया, उनको कुचल के मार डाला था। या फिर जो सहारनपुर में हुआ था, जो हाथ काट दिए थे लड़के के। और जो था ये भी 2016 में, तो हम सभी जानते हैं रोहित की जिस तरीके से संस्थानिक हत्या हुई। और उसी साल जो है वो हम देखते हैं कि डेल्टा मेघवाल, जो अपने सूबे में लड़की जो फर्स्ट आई थी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, उसको किस तरीके से उसका हॉस्टल में मर्डर कर दिया गया है। इसके अभी थोड़े समय पहले ही हम पायल तड़वी का केस देखते हैं, जो लड़की डॉक्टर पढ़ रही थी, और उसको प्रताड़ित करने में उसकी सहेलियां ही थी, सारी अपर कास्ट की सहेलियां। तो अगर जो है हमें कभी कभी भ्रम होता है कि हमारे जो बड़े लोग हैं, हमारे जो बूढ़े लोग हैं, हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, वो जाति पता मानती थी, अब नए लोग नहीं मानते, तो ये केवल भ्रम है। जाति जो है बच्चे को जन्म के साथ परोसी जा रही है, और उसको सिखाया जा रहा है बाकायदा, आप किस जाति के हो। आप इसका देख सकते हैं कि कारों के पीछे लिखा होता है जाति का, बाकायदा गर्व के साथ घोषणा होती है, द राजपूत, द ब्राह्मण, द इस तरह का। सब बच्चों को जो है वो संस्कारों में जो जाति के गुण दे दिए जाते हैं कि हम ये खाते, हम ये नहीं खाते, हम ये पहनते, हम ये नहीं पहनते। हमारे पिछले दिनों शादियों में आपने जिस तरीके से देखा कि जो शादियां, जो एक तरह से जो ड्रेसेस, ट्रेडिशनल ड्रेसेस में शादियां होने लगी राजस्थान में। अगर आप थोड़ा निगाह घुमाएंगे तो आप पाएंगे कि राजपुताना, उसमें पूरी ड्रेस उसी तरीके की, जैसा हम देखेंगे कि जो हमने ये फिल्म जो भी आई थी, उसमें कौन सी फिल्म आई थी, पद्मावती में जो ड्रेस वो पहनते हैं, उसी तरीके से आप देख सकते हैं आमतौर पे वहाँ शादियों में जो है वो, मतलब पुराना दौर, उसको ग्लोरीफाई मान करके जब आप पुराना दौर लाएंगे, तो निश्चित तौर पे दलित महिलाओं के प्रति अत्याचार, दलित समाज के प्रति अत्याचार बढ़ेंगे। और ये भी रिपोर्ट है कि हर दिन 10 दलित महिलाओं के साथ रेप होता है। और अगर हम देखें तो इसमें बहुत ज्यादा जो स्टेट है, अगर हम देखें तो इन सबसे ज्यादा अत्याचारों में यूपी सबसे ऊपर है, जिसकी कि जो है वो लगातार जो है वो इस तरीके से दलित अत्याचारों में, इसके साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश और बिहार, ये सब तो है ही। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि हमें लगता है कि जो है वो 75वें साल में स्थिति कुछ बेहतर हुई है। हाँ, देखने में बेहतर हुई है कि हमें अब कुछ जो है वो टीचर नजर आने लगे, कुछ डॉक्टर नजर आने लगे, कुछ हमें राइटर भी नजर आने लगे दलित समाज में से,
कुछ हमें तमाम तरह के लोग नजर आने लगे, लेकिन क्या वास्तव में जिस हिसाब से, जिस संख्या से, आबादी के हिसाब से, प्रोग्रेस के हिसाब से उन लोग की भागीदारी होनी चाहिए, तो है क्या उतनी भागीदारी? और अगर उनके लिए जब बात होती है कि भाई रिजर्वेशन की बात है कि रिजर्वेशन दिया जाए, तो उस पर कितने तरीके से उस पर हमले होते हैं, रिजर्वेशन के लिए किस तरीके से जो है वो तमाम तरह के आक्षेप लगाए जाते हैं, हम सब जानते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप तुलना करिए कि किस समाज में कितने लोग हैं, कितने लोगों के पास गाड़ियां उनके पास है और कितने दलित लोगों के पास हैं, तो आप तय कर पाएंगे कि जिस तरीके से बाकी समाज में एजुकेशन का दर, शिक्षा की दर बढ़ी है, दलित समाज में भी बढ़ी है, लेकिन उनके मुकाबले बहुत कम बढ़ी। तो बढ़ने को हम ऐसे नहीं नाप सकते कि अगर वहां पे 100 लोग पहले, अगर वहां पे 5 लोग शिक्षित थे, वहां 25 लोग शिक्षित हो गए हैं, और यहाँ पर अगर 5 लोग थे, 1 लोग थे, वो 2 हो गए या 3 हो गए, तो हम देख सकते हैं प्रतिशत कितनी हुई। तो अगर हम प्रतिशत के आधार पे देखें तो हम पाएंगे कि वो प्रतिशत जो बहुत कम है। एक बार हमारे एक साथी से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ जो है वो अब दलित लोगों के पास मोटरसाइकिल, कार और ये सब आ गई है। तो हमने, मेरा ये मानना है कि अगर कभी अध्ययन करना हो तो तुलनात्मक होना चाहिए। सिर्फ हम ये देखते हैं कि इस व्यक्ति के पास आ गई, एक कॉलेज में एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है, एक व्यक्ति को, और 15 कॉलेज में 15 लोगों को नौकरी मिलती है, तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा नौकरी मिलेगी, लेकिन उसी के मुकाबले हम देखें तो बाकी सीटों पे कितने लोग हैं। तो वो उस तरीके से अगर हम जब देखेंगे तब हम पाएंगे, तब हमारी दृष्टि में ये आएगा कि हाँ ये बहुत कम है, लेकिन जो है हमारा दृष्टिकोण उस तरीके से विशाल होना चाहिए। तो अब उसी तरीके से लेखन की मैं एक तो इतिहास लेखन की बात पे आऊंगी कि जब इतिहास लिखा गया तो जो दलित स्त्रियों के संदर्भ में ये बात हुआ कि ना तो उनको शामिल किया गया, इवन उनको शामिल नहीं किया गया, उनके जो आइकन थे, सावित्रीबाई फुले हो गई, डॉक्टर अम्बेडकर हो गए, और उनको भी शामिल नहीं किया गया, जबकि उनका एक बहुत लंबा पीरियड है काम करने का और उसका इम्पैक्ट भी बहुत है समाज पे। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, नायकर, बहुत लोगों का बहुत इम्पैक्ट रहा समाज को बदलने में, लेकिन वो भी इतिहासकारों ने उनको शामिल नहीं किया। और बड़े दुख की बात है कि नहीं शामिल किया। उनको जो सूट करते थे, जो उनके वर्ग के थे, जो उनके समाज के थे, जो उनकी भाषा के थे, जो उनके साथ, जिनके साथ वो कंफर्टेबल फील करते थे, और जिनके पास पहली दूसरी तीसरी पीढ़ी में शिक्षा रही, वो इतिहासकार बने और उन्होंने अपने वर्ग हितों को ध्यान रखते हुए, जाति हितों को ध्यान रखते हुए इतिहास लिखा। और उनको मालूम था कि अगर हम दलितों का इतिहास लिखेंगे तो दलितों का जो इतिहास है वो अधिकार का इतिहास है। उनकी लड़ाई दया की नहीं है, किसी और देश की नहीं है, उनकी लड़ाई अधिकारों की लड़ाई है। वो उनकी उस अधिकार की लड़ाई है जो वो छीन के बैठे हैं। अगर वो उनका वर्णन करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनके संघर्ष को आगे लाते हैं, स्वाभाविक रूप से सवाल उठेगा हमारे अधिकारों पे आपने क्यों कब्जाकरण किया है। और जब कब्जाकरण की बात आती है तो बड़े असहज स्थितियां हो जाती है, क्योंकि फिर बात ये होती है कि आपको छोड़ना पड़ेगा, और कोई भी अपनी सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहता। तो इतिहासकारों ने जो पक्षपात, हम तो महिलाओं इतिहासकारों ने बहुत पक्षपात किया। अगर हम 1-2 इतिहासकार को छोड़ दें तो बाकी के इतिहासकारों में तो दलित आंदोलन की झलक नहीं मिलेगी। उन्होंने दलित महिलाओं को भी एक तरह से जो है वो श्रमिक मान करके, और श्रमिक में ही उन्होंने अपना वर्गीय अवधारणा को पुष्ट करके खत्म कर दी। उसी तरीके से हम लेखन में देखते हैं, हम ये मानते हैं कि जो संपूर्ण लेखन है उसमें महिलाओं की भागीदारी कम है, लेकिन क्या उसमें दलित महिलाओं की कितनी भागीदारी है, उस महिला में भी क्या महिलाएं, मैंने तो ये भी देखा जब मंच पे हम बैठते तो बहुत सारी सवर्ण लेखिकाएं जब हम जाति के सवाल उठाते तो नाक मुंह सकोड़ देती हैं, वो कहती इनको यही काम है, यही बोलती हैं। तो हमारा भी कहना है कि आपका एक ही काम है, प्रेम पे बात करना, इस पे बात करना, अपनी सुविधाओं पे बात करना, इस पे बात करना, आपका भी वही शगल है। हमारा, हम जिससे प्रताड़ित हम उसी पे बात करते हैं। हम प्रताड़ित है कि हमारे साथ अन्याय क्यों होता है, हमें जगह क्यों नहीं मिलती, हमारी भागीदारी क्यों नहीं है, हमें मौके क्यों नहीं मिलते, हमें अवसर क्यों मिलते हैं, हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जाता है आज भी। तो हम इस तरह के सवाल उठाते हैं और वो सवाल उनको असहज कर देते हैं। तो यही सब बातें हैं जो
उस तरीके से हम देखते हैं कि जो समाज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो चीजें हैं वो घटने की बजाय बढ़ रही हैं। लोगों को लगता है कि अब जाति कहाँ है, लेकिन नमरोहित वेमुला की जिस तरीके से सांस्थानिक हत्या होती है हम देख सकते हैं कि एक बहुत प्रतिभावान लड़का जो कि क्या कर सकता था और किस तरीके से उसको किस तरीके से वो चारों तरफ से घेर के उसकी सांस्थानिक हत्या की गई। तो इन सब के माध्यम से जो है वो मॉरल तोड़ना चाहते हैं, दलित समाज का मॉरल तोड़ना चाहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि बहुत सालों से 2500 सालों से मॉरल तोड़ने की कोशिश की गई और लगातार कोशिश भी की जाती है, लेकिन मॉरल है कि टूटता नहीं है। एक बात जो है कि मॉरल है कि टूटता नहीं है और बार बार चाहे वो किसी भी तरीके से तोड़ने की कोशिश किए, चाहे वो एक व्यक्तिगत तौर पे कहे कि तुम ऐसी दिखती नहीं हो कि तुम दलित हो, या तुम्हारा रंग गोरा कैसे है, या तुम यहाँ पहुंची कैसे, या तुम इतने योग्य नहीं होते, या एक शारीरिक उत्पीड़न करके, या जैसे भी बहुत ज्यादा मॉरल तोड़ने की या हीनता का एहसास दिलाने की, या ये शामिल करने की कि आप हमसे अलग हो, हमारे साथ कभी हो ही नहीं सकते। तो इस तरीके से जो लगातार बार बार कोशिश की जाती है और इसको जो बार बार जो दलित समाज है, दलित स्त्री है, वो बार बार खड़ी होती है उठ के। और मेरा तो मानना यही है कि चाहे कितनी भी कोशिशें हो, कितने भी प्रहार हो, लेकिन वो खड़ी रहेगी। और जब हम ये देखते हैं कि भाई जो चाहे वो किसी भी तरीके से खेती में, मजदूरी में, साक्षरता में, हर जगह उसकी दर कम है, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में जरूर, अभी अगर थोड़ी सी टीचर बनी है तो आगे और होगा, और आगे और बनेगी, और तमाम तरह के सभी तरह की सेक्टर में अपनी भागीदारी निभाएंगे। और अगर कोई उनको निभाने नहीं देगा, जैसे सोशल मीडिया ने अपना, दलितों ने अपना अपना मीडिया बनाया, तमाम तरह के मीडिया उभर के आ रहे हैं, तमाम तरह की फिल्मकार निकल के आ रहे हैं, तमाम तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले चैनल बनाने वाले निकल रहे हैं, ये सब रास्ते निकले हैं। जब सवर्ण समाज ने जगह नहीं दी, सामंतवाद की जकड़बंदी में जड़े हुए लोगों ने, या ब्राह्मणवाद की जकड़बंदी में, पेट्रियार्कल की पितृ सत्ता में जकड़े हुए लोगों ने जब लोगों को जगह नहीं दी, स्त्रियों को जगह नहीं दी, उन्होंने अपनी जगह बनाई, उसी तरीके से दलित महिलाएं अपनी जगह बनाएंगी और बना भी रही हैं। और मैं इस बात से अपना व्याख्यान यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद अनीता जी। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर कुछ सवाल हो तो पूछें। विजय, मैं एक पूछना चाहूंगी लता। जी। अनीता, ये मैं जस्ट थोड़ा सा, मैं आपने बताया कि महिला आंदोलन में जाति प्रश्न को नहीं लिया गया था, और आपने एक एग्जाम्पल दिया जहाँ पे आपने बताया जायबा चौधरी के जो चोखे कि उन्हें खाने से अलग कर, ये कौन सा, जस्ट मतलब कहीं और भी मैंने पढ़ा था, तो ये कौन सी पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक कुछ जो इस कहाँ पे था ये, मतलब नॉट जनरल महिला आंदोलन, लेकिन ये कौन सी महिला आंदोलन को आप संबोधित कर रही हैं? ये एक्चुअली आजादी से पहले का है, और जब हम देख रहे हैं शायद ये 25 की बात है, 25-30 की बात है, ये 1925-30 की बात। और आप इस डॉक्यूमेंटेशन को जो मैंने बताया मीनाक्षी मून और उनकी किताब में पढ़ सकते हैं। आप जो हमने भी अच्छा इतिहास गढ़ा है उसमें आप इसको पढ़ हाँ, सकते हैं। अच्छा, वो किताब 1925। बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, हाँ जिसमें नहीं, हाँ, उसमें इसका जिक्र आता है। आप देखिए। ओके ओके, थैंक यू। और कोई? नहीं।
सर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं सुनीता मंजू जी जी। बिहार। अनीता मैम नमस्कार। और मेरा ये सवाल है कि ये तो 75 वर्ष जो नारी दलित नारी के इतिहास का आपने बहुत अच्छा से बता दिया, लेकिन मैं वर्तमान पर थोड़ा सा एक मेरी जिज्ञासा है। जैसे आजकल के समय में जो चीजें बंधन बनती थी महिला के लिए, है ना, उसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है और उसको ये बताया जा रहा है कि इसकी वजह से कहीं कोई परेशानी नहीं आती है। जैसे एक उदाहरण मैं दूं कि साड़ी, है ना, साड़ी बहुत अच्छा परिधान है और मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद है, लेकिन थोड़ा सा असुविधाजनक होता है साड़ी पहन के कोई काम करना। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि साड़ी पहन के होला होप करते हुए या ये अजीब अजीब तरह के काम की साड़ी इसमें कहीं भी बाधक नहीं है, ग्लोरीफाई किया जा रहा है। इसी तरह से बच्चे के जन्म देने के तुरंत 2 दिन बाद या 4 दिन बाद अपने काम पर वापस आ जाना, जबकि हम जानते हैं जिसने भी बच्चे को जन्म दिया होगा कि कितनी समस्या होती है, कम से कम 1 महीना बच्चे और माँ को साथ में रहना कितना आवश्यक है। तो ये सब चीजों को किया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? थोड़ी सी ये मेरी जिज्ञासा है। अच्छा, थैंक यू सुनीता, तुमने बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं। पहले दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगी। दरअसल क्या है, मुझे भी कई बार ये लगता है कि अब जबकि हमें 6 महीने की मैटरनिटी लीव बनते, जिनके भी फोटो आए वो सब अधिकारी थे, सर्विस में, पुलिस में थी या किसी में भी थी, तो मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि वैसे भी 6 महीने की मैटरनिटी लीव है, तो वो तो 6 महीने तो घर रहेंगे, कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता नौकरी ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा 2 साल की जो है वो सीसीएल भी है, चाइल्ड केयर लीव भी है। तो इसमें मुझे लगता है कि ये ग्लोरीफाई करने की चीज नहीं है, ये राइट उसको याद दिलाने की बात है कि तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का अधिकार है कि तुम जो है वो 2.5 साल अपने घर बैठ सकती हो। पर ये मुझे लगता है ये भी एक बात है कि ये हमें देखना पड़ेगा। भाई देखिए, किसान और मजदूर औरतों की मजबूरी होती है, जो असंगठित क्षेत्रों में जो औरतें हैं जिनको कुछ भी लाभ नहीं मिलता, संगठित क्षेत्रों में तो मिलता है लेकिन असंगठित क्षेत्रों में लाभ नहीं मिलता, उनकी तो मजबूरी है कि वो अपना बच्चा नहीं वो अगर उनका बच्चा साथ रहता है तो बड़ी मुश्किल बात है कि वो कैसे करें। तो ये बड़ा बात है और हमें ना प्रति प्रश्न करना चाहिए उन व्यक्तियों से कि आप जो है आपने क्या, जो फिलहाल जो सरकार ने सुविधाएं दी वो क्यों नहीं उठाई आपने, है ना। अब वो मैंने देखा था, पुलिस अधिकारी थी, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते चाहे आप आईएएस भी हो तो भी आपका कितना भी काम हो, आपसे कोई काम के लिए क्यों कहेगा अगर आपको मैटरनिटी लीव है, कह ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये है कि सोशल मीडिया का टाइम है, हो सकता है कि किसी ने फोटो डाली या अब उस महिला से तो बात नहीं की कि भाई आप क्यों आए, बजाय हमें इसकी भर्त्सना करनी चाहिए जब इस तरह के केसेस आते हैं, और हमें इस बात को संज्ञान में लाना चाहिए। और यही बात है, हमारे महिला आयोग वगैरह जो शांत रह जाते हैं वो गलत बात है इस मामले पे। हमारे महिला जो बने हैं, महिला आयोग बने हैं या विमेन ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर्ड है, जो जिनका काम है महिलाओं पे काम करना, उनकी भी कोई आवाज नहीं आती। दुख की बात ये हो गई कि अब पहले महिला ऑर्गेनाइजेशन सारी महिलाओं के लिए लड़ती थी, अब महिला ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं लड़ती है और कोई प्रतिरोध का स्वर नहीं दिखता इस तरह की औरतों से। और एक बात जो मैं बोलना चाहूंगी कि जो आपने पहला सवाल उठाया था, जो चॉइस का सवाल है, देखो एक जो व्यक्तिगत चॉइस है, आप साड़ी पहनो जो भी पहनो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो एक प्रतीक के रूप में आ जाती है तब प्रॉब्लम है। अगर आपने जो, क्योंकि आजकल बहुत तरह के सवाल है, व्यक्तिगत आजादी का भी सवाल है, और हम मानते हैं कुछ चीजें व्यक्तिगत नहीं होती हैं। जो मंगलसूत्र है वो व्यक्तिगत चॉइस नहीं है, वो एक निशानी है, वो पितृसत्ता की निशानी है ना। नहीं तो कुंवारी लड़का मतलब हेलो। हेलो अनीता जी, लगता है उनका लिंक भी
अनीता जी ज्वाइन कर रही हैं, तो लाइट चली गई तो मोबाइल से। हेलो। हाँ अनीता जी। आ रही है मेरी? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। यहाँ पे एकदम से अचानक लाइट चली गई, वैसे जाती नहीं है। तो मैं ये कह रही थी कि दरअसल हमने जो महिला आंदोलन की जो शुरुआत हुई है, वो भी प्रतीक हमारे ऐसे थे। अब बात हमारे साथियों को कड़वी लग सकती है, लेकिन हमने दुर्गा को अपना आइकन बनाया, दुर्गा को, काली को, है ना। हम खुद इन चीजों पाए। आज हमें लगता है कि जो कि भाई हम जो हमारी पर्सनल चॉइस और उसमें क्या फर्क है, तो यही हम हमारे जो न्यू जनरेशन है वो कंफ्यूज हो रही है कि जो पितृसत्ता के चिन्ह हैं वो तो चिन्ह ही रहेंगे। मांग भरना और ये पर्सनल चॉइस की बात नहीं है। अगर क्या मतलब हम इसको देख सकते हैं कि क्या कोई अनमैरिड लड़की मांग भर के घूम सकती है या उस तरह से चीजें कर सकती है? नहीं कर सकती। या जब हमारे जो चिन्ह है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे बुर्का हो, चाहे घूंघट हो, हम क्यों पहनते हैं और उससे हमें क्या नुकसान है? हम एक समय हम पर्दा प्रथा का विरोध करते थे, लेकिन आज पर्दा प्रथा का समर्थक हो रहा है तो हमारे भी विरोध नहीं आ रहा है, और हमारा विरोध आ भी रहा है तो उतना सशक्त रूप से नहीं आ रहा है। तो जैसे सबरीमाला में एक विरोध आया था, लेकिन हमें ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि हमारा विरोध किस तरीके से है। जब कालाराम मंदिर का आंदोलन चला था, तब ये बात हुई थी कि हम मंदिर प्रवेश की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम एक सार्वजनिक जगह में जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सार्वजनिक जगह, जो मंदिर अगर एक सार्वजनिक जगह बना है, वहां पे हर किसी को जाने का अधिकार है, वो हमारी लड़ाई है, ना कि हम जो है मंदिर प्रवेश करके कुछ करना चाहते हैं। तो ये सवाल जो है, ये इस तरीके से जो आजकल जो डील होने मुश्किल हो गए हैं, और इन पे हम लोग हमारी बातचीत भी नहीं चलती आजकल। मैं ये देख रही हूँ कि जो हमारे पहले सामूहिक बातचीत होती थी, सामूहिक मंच होते थे, जिसमें अब वो भी सब बंद हो चुके हैं। और जो वॉइसेस हैं, वो जो विरोध की वॉइस है, और मुझे लगता है कि जो सामाजिक सुधार के जो विरोध की जो वॉइस है, उन्हें फिर से आना पड़ेगा। और सुनीता मंजू तभी इस तरह की क्लैरिटी आएगी हमारे यहाँ पर, कि हम जो है वो
अगर कोई खुशी खुशी घूंघट करना चाहता है तो क्यों करना चाहता है, घूंघट के क्या नुकसान है, ये हमें बताना पड़ेगा कि अगर सर पे आप किचन में एक औरत जो बेचारी पूरे समय मुंह ढक के रोटी पकाती है उसको कितना ज्यादा कष्ट होता है ना। आप तो फैशन में आके कह रहे हो, लेकिन उस औरत की पीड़ा समझो जो पूरे सदियों से जिसे उजाला देखने को मयसर ही नहीं हो रहा, किचन में बैठी हुई है, वो पसीने में तरबतर है, खाना बना रहे, उसको ग्लोरीफाई कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह से हमें थोड़ा, मुझे लगता है कि इस तरह से हमें बातें करनी चाहिए। और जो कि हमारे प्लेटफॉर्म, बड़े दुख की बात है कि हमारे प्लेटफॉर्म खत्म हो रहे हैं, हम जो है प्रोजेक्ट में सिमट गए हैं, सड़कों पे हमारा उस तरह का नहीं है, विचार मंच भी नहीं है। तो इस तरीके से बहुत मुश्किल ये सब हो रहा है, और इसी का कारण है कि जो हमारे जो कट्टरपंथी संगठन है वो अपनी बातें रखते हैं, वो अपना बातें रख करके उनको मजबूती से रखते हैं, और वो लोगों तक पहुंच जाती है, और हम जो कहना चाहते हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो कोई सवाल? और कोई सवाल हो तो? अनीता जी, ये मंच क्यों सिमट रहे हैं इस तरह से? मंच सिमटने की शुरुआत मुझे लगता है सड़कों की लड़ाई थी वो बंद हो गई। और काफी कुछ तो देखो, एक समय एनजीओ ने बहुत काम किया एनजीओ ने, तमाम तरह के मुद्दों पे बहुत काम किया, महिला संगठनों ने भी बहुत काम किया, है ना। लेकिन जब जो है, जब हमारे ज्यादा से ज्यादा हमें वो सब करने पे हम लोग हुए कि किस तरीके से जो है वो जो इस तरह के मुद्दे हैं भाई, जो स्वास्थ्य के आंकड़े इकट्ठे करके हमें रिपोर्ट बनानी है, तो हमने बिना तमाम तरह की रिपोर्ट उठाई और अपनी रिपोर्ट लिख मारी, है ना। और उसमें आम लोगों की भागीदारी जब कम हो गई ना, हम लोगों ने जब आम लोगों में जाना बंद कर दिया, अब देखिए जिस तरीके से, जब एक बार जब सत्यारानी चड्ढा जो थी, जिनकी बेटी को दहेज के कारण जला के मार दिया गया था, और बाद में जब थे, और जब बाद में जब सारी महिलाएं जब इकट्ठी हुई, तो उसमें हम भी थे कि भाई दहेज के खिलाफ जो है, और आज भी दहेज में लड़कियां जलाई जा रही हैं, लेकिन अब कोई प्रोटेस्ट, कोई विरोध नहीं है। अब जो पहले तो हम ये देखते थे कि महिला आयोग और ये तमाम तरह के जो महिलाओं के वो आ जाते थे, अब तो वो भी नहीं आते, जब तक कि उनके कान में, जब तक कि लोग सवाल ना उठाने लग जाए कि महिला आयोग का है। महिला मनीषा कांड हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, और उसमें अपराधी जो थे वो छूट गए। मनीषा कांड हुआ, दिल्ली का कांड हुआ, मनीषा का तो कांड बहुत ही भयानक कांड था, जिसमें कि जो सत्ता के सारे पक्ष मिल गए एक साथ, और उस लड़की को रातों रात एक तो रेप किया, मारा, और उसको उसकी हड्डी तोड़ दी, और रातों रात जला भी दिया, सबूत ही ना बचे। तो इस समय तो उस तरीके से जो जब महिला आयोग के जो महिला आयोग है, तमाम तरह के जो महिला अधिकारों पे जो भी लड़ाई लोग लड़ते हैं, चाहे मैं ही उसमें शामिल क्यों ना हूँ, या हमारे क्यों ना उस तरह के साथी हूँ, तो वो जब अगली नेतृत्व तैयार ही नहीं हुआ, पहला जो नेतृत्व निकल के आया, उसके बाद जो दूसरा नेतृत्व था वो फाइलों में खो गया, तीसरा नेतृत्व निकल के ही नहीं आया। तो नेतृत्व को तैयार करना पड़ता है। अब हमारे स्टूडेंट हैं, जगह जगह झंडा उठाते हैं, लेकिन अब हमारे कोई महिला संगठन उनके साथ खड़ा नहीं होता, कोई जनवादी संगठन उनके साथ खड़ा नहीं होता, कोई तरह के लोग खड़े नहीं होते, वो अकेले पिटते हैं, मरते हैं, कुटते हैं, फिर बच्चे। हालांकि मुझे लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो तो अपनी बात रख रहे हैं जगह जगह, जैसे भी रख पा रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों से महिलाएं खेमों में बट गई हैं, जातियों में बट गई हैं, वर्गों में बट गई हैं, और ज्यादा उस तरीके से जो है वो, सबके अपने अपने मंच है, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबके अपने अपने एजेंडे हैं, तो सब अपने अपने मुद्दों पे, एजेंडों पे बात कर रहे हैं, तो एक कॉमन एजेंडे पे कोई बात नहीं कर। और अब बात करने के खतरे भी बढ़ गए हैं, तो इसलिए भी मुझे लगता है कई बार जो है वो इसलिए भी बात नहीं हो पा रही है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जब महिलाएं जब इकट्ठा होती है, तो ये खतरे कितने भी हो, खतरे खतरे नहीं रहते, और ये महिला आंदोलन ने सिद्ध भी किया है कुछ मुद्दों पे।
जब नॉर प्लांट भारत में आया था तब बहुत सारी महिला संगठनों ने इकट्ठा होकर नॉर प्लांट को भगाया था। तो महिला के वो करता था, मतलब एक तरह से 5 साल के लिए वो गारंटी थी कि उसको बच्चा नहीं होगा, लेकिन उससे बहुत ज्यादा हेल्थ के नुकसान थे महिलाओं को। तो वो उस समय महिलाओं ने पूरे भारतवर्ष से आवाज उठाई। लेकिन आज जो हमारी आवाजें हैं वो मतलब जाति को देख करके जब बढ़ गई हैं कि दलित स्त्रियों पर अत्याचार होते ही रहते हैं, उनको लगता है रूटीन वर्क है, कोई बात नहीं होती। तो फिर दलित महिलाओं अपनी अलग तूती बजाती रहती है कि हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन कोई साथ नहीं होता। फिर उनकी कहानियों में भी जब वो कहानी पाठ भी कराते तो उसमें भी दलित महिलाएं नहीं होती, वो शामिल करने की कोशिश भी नहीं करते। वो कोशिश भी करते तो एक कोना दे देते हैं कि 6 में 1 आ जाओ जी, या अलग से उसका सत्र रख देते हैं। तो जब समाज में इतना विभाजन है जाति को लेकर के, और दूसरा जाति से ज्यादा ये वर्ग को लेकर के बड़ा पहले भाई लेखन में तो उस तरह की औरतें ज्यादा आई, जिस तरह से इतिहासकार एक सभ्य समाज की सभ्य जिसे हम कहते हैं ना कि वो उस तरह के, तो लेखन में भी उसी तरह की औरतें आई हैं। तो जिन्होंने जाति का दंश नहीं सहा वो उसको समझती भी नहीं है, उन औरतों की पीड़ा भी नहीं। उनको ये जरूर समझ में आता है कि मेरी जो काम वाली है वो दुखी है, लेकिन वो क्यों दुखी है, उसकी परिस्थितियां क्या है, वो क्यों परेशान है, वो गांव से क्यों भाग के आई, शहर से क्यों भाग के आई, उस पर किसने उत्पीड़न किया, इस दृष्टि में वो नहीं जाएंगे कि वो जाति के कारण भाग के आई है, क्या उसको मारा पीटा गया है, वो क्या है। उससे बहुत सारी लेखिकाओं ने तो अपनी तुलना उसी से कर ली। बहुत सारी अगर हम कहानियां पढ़े तो उसमें तुलना दिखेगी कि अरे मेरे से तो ये ज्यादा सुखी है। अरे तुम एसी के कमरे में बैठे, तुम्हारे घर में 2 एसी चल रहे हैं, नौकर है 4, सारी सुविधाएं, फिर भी तुम अपनी तुलना एक काम वाली से करो। एक दिन काम वाली बन के देख लो, अगर इतना अच्छा लगता है तो। देखो 4 घरों के बर्तन मांज के कैसा लगता है, 4 घरों में पोछा लगा के कितना कमर तोड़ मेहनत करती हैं वो औरतें। तो उनसे अपनी तुलना, ये मेरे से ज्यादा आजाद है, ये अपने फैसले ले सकते। इस तरह का भी लिटरेचर आया बीच में महिलाओं का। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ये जो विजय आप पूछ रहे हैं ना कि क्या रीजन है कि जो समाज जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाता। एक तो जब जो समाज दबाता है उसको अपना दिल तो बड़ा रखना होगा, उसको दिल बड़ा रखना होगा, उसको ज्यादा ज्यादा अवसर देने होंगे दूसरे समाज जो दबा हुआ उसको। लेकिन आज हम जो है वो किसी को कोई कुछ देना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं देना चाहते। मैं ये कहती हूँ कि पहले हम बहुत पहले की मैं आलोचना करती हूँ, लेकिन पहले जो था फिर भी हम जो थे हम अपनी जाति के साथ, मतलब उस समय में जाति का ख्याल नहीं था कि हम महिला आंदोलन में चले जाते थे। आजकल तो बाकायदा आपको शामिल ही नहीं करते। आप देखिए, बल्कि मैं तो दुखी इस बात की होती हूँ कि 8 मार्च बड़े धूमधाम से बनता था, वो भी नहीं बनता अब। पहले वहां पूरे दिल्ली की औरतें इकट्ठी हो जाती थी, बाहर से भी औरतें हो जाती थी, तब तो 8 मार्च भी सूना चला जाता है। एक दिन तो आवाज गुंजा देती थी, वो भी नहीं है। आखिर मैम इसका समाधान कैसे होगा? समाधान का तो यही तरीका है, देखिए मैं तो हमारा तो समाधान यही होता है कि मिल बैठे बात करें, अपनी कमियों पे बात करें, उसको जोड़ने का काम करें, यही होता है समाधान। हमेशा समाधान यही होता है कि अपनी पुरानी जो भी चीजें जो बीत गया वो बीत गया, पिछले गड़े मुर्दे उखाड़ने। लेकिन अब जो समय है वो हमें यही समय है कि हम लोग मिल बैठे इकट्ठा करें, जो जिनकी जिम्मेदारी निश्चित है उनको हम झकझोरें कि हमें करना है, चाहे वो लेखन के माध्यम से करें, चाहे वो पत्रकारिता के माध्यम से करें, चाहे सोशल मीडिया के काम से करें, चाहे आपस में मिल बैठ के करें, पर हमें करना तो पड़ेगा। Yes. और कोई सवाल हो तो पूछें, नहीं तो हम वाइंड अप करें। धन्यवाद विजय। सबसे पहले मैं आज की वक्ता अनीता भारती जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संवाद व्याख्यान श्रृंखला में अपना वक्तव्य देने के लिए सहज भाव से स्वीकृति प्रदान की और विस्तार से अपना विषय भी हम सबके सामने रखा। इसके लिए मैं अनीता भारती जी को CWDS की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। इसके साथ ही
संवाद व्याख्यान श्रृंखला के आज के कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रोताओं को CWDS की तरफ से धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है कि संवाद व्याख्यान में इसी तरह जुड़कर हम सबका उत्साहवर्धन करते रहें। और अंत में मैं CWDS के उन सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनीता मैम। थैंक यू नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।